का बायोटेक में ETC क्लासेस में स्वागत है। आज हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। ये एक बहुत पॉपुलर टेक्निक है जिसका अक्सर हम लोग नाम सुनते रहते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी भी इंडिविजुअल को पहचाना जा सकता है उसके यूनिक डीएनए पैटर्न की वजह से। और ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी दो लोग एक से नहीं हो सकते हैं। और इस टेक्निक को हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसलिए कहना शुरू किया क्योंकि एक तो इसमें डीएनए इन्वॉल्व है और दूसरी इसकी जो एनालॉगी है जो वो ली गई है फिंगरप्रिंट से, क्योंकि पहले हमेशा फिंगरप्रिंट्स हम यूज़ करते थे क्रिमिनल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए और कहते यही हैं कि दो लोगों के फिंगरप्रिंट्स भी एक से नहीं होते हैं, तो वहाँ से ये शब्द लिया गया है। और आज ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो बहुत मशहूर है, बहुत जगह यूज़ होती है। इसको हम डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए टाइपिंग, जीनोटाइपिंग वगैरह भी कहते हैं। सबसे पहली बार ये टेक्निक सर एलेक जेफरी ने 1984 में शुरू करी थी। उसको उन्होंने ढूंढा था यूके में और ये प्रोसेस 1987 में कमर्शलाइज हुई। इंडिया में इसको डॉक्टर लालजी सिंह ने सबसे पहले स्टार्ट किया और इसीलिए उनको हम फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया ये भी कहते हैं, मतलब इंडिया में उनको फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। उन्होंने अपने प्रोब बना लिए थे 1988 में और उसकी वजह से इंडिया तीसरा कंट्री बना। यूएसए और यूके ही थे उस समय तक जो ये टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे थे और हम थर्ड कंट्री थे जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना शुरू किया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि 99.9% डीएनए जो है वो हर इंडिविजुअल में बिल्कुल एक सा होता है, सिर्फ आइडेंटिकल ट्विंस को अगर आप छोड़ दें तो इसका मतलब है कि फिर डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंट है 0.1% डीएनए जो कि सारे ह्यूमन बींग्स में अलग अलग तरह का होता है और यही वो डीएनए है जिससे हम अलग दिखते हैं और अलग होते हैं। और ये जो 0.1% डीएनए है यही हम इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ करते हैं और ये भी इतना कम नहीं होता है। 3 मिलियन बेस पेयर्स का ये डीएनए होता है। अभी हम सैटेलाइट डीएनए की बात करते हैं। सैटेलाइट डीएनए हम सभी में प्रेजेंट होता है, नॉन कोडिंग डीएनए होता है, इट्स नॉट अ कोडिंग डीएनए। और जनरली ये क्रोमोसोम के टीलोमेरिक या सेंट्रोमेरिक रीजन में होता है। और सैटेलाइट डीएनए दो तरह का हो सकता है जिसको हम कहते हैं मिनी सैटेलाइट या माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट जो है वो उसमें बहुत सारी टैंडम रिपीट्स होती हैं। टैंडम रिपीट मीन्स कोई भी सीक्वेंस दो या ज़्यादा बेस पेयर्स की अगर वो बार बार रिपीट हो तो और वो एकदम एक साथ साथ हो, रिपीट हो और एडजेसेंट टू ईच अदर हो, तो ऐसे रिपीट्स को हम टैंडम रिपीट्स कहते हैं। और इस तरह की टैंडम रिपीट्स इसमें मिनी सैटेलाइट में पाई जाती हैं। इस फिगर में मैंने आपको दिखाया है कि 5 रिपीट्स हैं, 5 बार एक ही सीक्वेंस रिपीट हो रही है। और इस रिपीट के दोनों तरफ आप देखिए फ्लैंकिंग रीजन्स जो हैं, ये खास बात यह है कि ये कंजर्व्ड रीजन्स होते हैं। अगर इसकी एक यूनिट को हम एनलार्ज करके देखें तो आपको दिखेगा कि एक पर्टिकुलर डीएनए मोटिफ है, एक पैटर्न है जो कि 10 बेस पेयर का मैंने यहाँ पे दिखाया है, ATGC GTA TAG। लेकिन ये कुछ भी हो सकता है, ये पैटर्न कोई अलग भी हो सकता है। और यहाँ पे हमने इस पैटर्न को 5 बार रिपीट होते हुए दिखाया है, लेकिन एक्चुअली ये कई बार हंड्रेड्स ऑफ टाइम इट कैन बी रिपीटेड। और ये जो 10 बेस पेयर का मैंने यहाँ पे मोटिव दिखाया है ये एक्चुअली 10 से 60 बेस पेयर लंबा हो सकता है। तो 10 इज मिनिमम, लेकिन उसके आगे 60 तक ये हो सकता है। और ये इस तरह के ब्लॉक्स जो हैं वो थ्रू आउट द जीनोम पड़े रहते हैं। और ये जो मोटिव है या ये जो पैटर्न है या उसकी जो रिपीट है, कितनी बार जो रिपीट हुआ है, ये हर इंडिविजुअल में डिफरेंट होता है। उसके अलावा जैसे हमने पहले ही बात करी कि ये नॉन कोडिंग होते हैं, तो इसका मतलब है कि ये प्रोटीन नहीं बना सकते हैं और इनको हम वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स भी कहते हैं या फिर हम इनको VNTRs कहते हैं। और एलेक जेफरी की पूरी टेक्निक जो थी वो एक्चुअली इसी VNTR पे ही बेस्ड थी। चलिए अभी हम बात करते हैं माइक्रो सैटेलाइट की। ये दूसरे फिगर में माइक्रो सैटेलाइट दिख रहा है। ये बहुत छोटे छोटे रिपीट्स होते हैं,
मिनी सेटेलाइट की तरह थोड़े बड़े बड़े नहीं होते हैं, ये बहुत छोटे छोटे रिपीट्स होते हैं और इसीलिए इसको हम STR कहते हैं या शॉर्ट रैंडम रिपीट्स कहते हैं। इसमें फिगर में मैंने 20 टाइम्स रिपीट्स दिखाया है, मतलब कि छोटे छोटे पीसेस 20 बार रिपीट हो रही है, उनकी रिपीट हो रहे हैं। और इन लार्ज व्यू में आप देखिए तो मैंने एक 3 बेस पेयर की एक बेसेस दिखाए हैं ATC, ये रिपीट हो रहे हैं बार बार, मतलब हमारे इस फिगर में ATC 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 20 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। लेकिन नेचर में जब ये आपको मिलते हैं तो 2 to 6 बेस पेयर लॉन्ग हो सकते हैं, मतलब मैंने 3 दिखाया है लेकिन ये 2 से लेके 6 बेस पेयर तक का लेंथ हो सकती है इनकी। इसमें भी फ्लैंकिंग रीजन्स होते हैं, लेकिन इसके फ्लैंकिंग रीजन में डिफरेंस ये है कि ये वेरिएबल हो सकते हैं। और ज़्यादातर आजकल हम लोग STRs यूज़ कर रहे हैं, भले ही जेफरी ने मिनी सेटेलाइट यूज़ किया था, लेकिन हम लोग आजकल ये माइक्रो सेटेलाइट या STR ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट आजकल अगर देखा जाए तो ये DNA फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी DNA बेस्ड टेक्निक हो गई है जिसमें कि अगर आप किसी भी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ कर रहे हो, फिर आप चाहे VNTR यूज़ करो, STR यूज़ करो या कोई सा भी मॉलिकुलर मार्कर यूज़ करो, वो सब इसी कैटेगरी में आ जाता है। अब आप यहाँ पे देखिए कि मैंने एक फिगर में VNTRs दिखाए हैं, ये 4 डिफरेंट इंडिविजुअल्स दिखाए हैं और आपको दिखाया कि ये 4 इंडिविजुअल्स VNTRs के आधार पे कैसे अलग अलग हो सकते हैं। तो जस्ट आपको एक रफ आइडिया देने के लिए है ये। यहाँ पे मैंने कोई भी एक रैंडम पैटर्न ले लिया है CATA, तो आप देखिए कि ये CATA कई बार रिपीट हो रहा है। अब पहले इंडिविजुअल में मैंने ऐसे ही रैंडमली दिखा दिया कि ये 3 बार रिपीट हो रहा है, दूसरे इंडिविजुअल में 5 टाइम्स इट इज़ रिपीटेड, थर्ड में 4 बार और चौथे में 6 बार ये रिपीट हो रहा है। तो सब सारे इस पर्टिकुलर लोकस पर सारे इंडिविजुअल्स में आप देखिए किसी में भी सेम नहीं टाइम नहीं रिपीट हो रहा है। सो दैट्स हाउ ऑल दीज इंडिविजुअल्स कैन बी आइडेंटिफाइड। अब हम इसके प्रोसीजर की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें सैंपल कलेक्ट करना होता है। सैंपल आपका ब्लड हो सकता है, सलाइवा, सीमेन, वेजाइनल फ्लूइड, हेयर, इवन बोन्स और टूथ, ये हो सकता है, कोई बायोप्सी टिश्यू हो सकता है, मतलब कोई बायोलॉजिकल मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजिकल मटेरियल से ही हम DNA आइसोलेट कर सकते हैं। और ज़्यादातर हम ब्लड और सीमेन यूज़ करते हैं फॉरेंसिक्स में। इस टेक्निक के लिए ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें अगर थोड़ा बहुत डिग्रेडेशन भी हो गया है सैंपल का, तो वहाँ से भी हम जो साइंटिस्ट हैं वो DNA आइसोलेशन कर लेते हैं। और DNA बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी नहीं चाहिए होता है, और अगर छोटे अमाउंट में तो आजकल PCR से उसको एम्पलीफाई भी कर लिया जाता है। तो बस ये है कि इसका जब सैम्पलिंग करी जाती है तो बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, जिससे कि कंटेमिनेशन किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। और एक बार जब सैंपल कलेक्ट हो जाता है तो उसमें से फिर हम DNA आइसोलेट कर लेते हैं कोई भी प्रोटोकॉल यूज़ करके। फिर इस DNA को छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में कट कर दिया जाता है। ये हम पूरा काम करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं ये मॉलिकुलर सिजर्स कहलाते हैं। और इनका काम ये होता है कि ये किसी भी सीक्वेंस में, DNA सीक्वेंस में एक पर्टिकुलर क्लीवेज साइट होती है, उस स्पेसिफिक क्लीवेज साइट को ये रिकॉग्नाइज करते हैं और वहाँ से DNA को कट कर देते हैं। तो आप देखिए कि लास्ट में आपको बहुत सारे स्मॉल पीसेस मिल गए इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। अब इनकी इन फ्रैगमेंट्स को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको सभी को पता है, सब लोग पढ़ चुके होंगे कि ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे कि DNA फ्रैगमेंट जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। और इनका जो सेपरेशन होता है वो उनकी मॉलिकुलर वेट या उनके लेंथ के हिसाब से होता है, कि जो स्मॉलर फ्रैगमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं तो वो बॉटम की तरफ चले जाते हैं, और अगर उनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है मॉलिकुलर साइज़, तो वो थोड़ा धीरे धीरे मूव करते हैं और उसकी वजह से वो ऊपर की तरफ रह जाते हैं। टॉप वाले पोर्शन में आपको वो दिखाई देंगे। नेक्स्ट स्टेप इसमें हम जो करते हैं वो है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब होता है कि डबल स्ट्रैंडेड DNA को सिंगल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट करना, और ये काम हम किसी भी वीक एसिड में डिप करके इस जेल को कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक और इसमें इम्पॉर्टेंट स्टेप है सदन ब्लॉटिंग का, और वो ये है कि ये जो जेल होता है वो बहुत अनस्टेबल होता है और फ्रेजाइल होता है।
तो ये जो डीएनए बैंड्स होते हैं हमें इनको ट्रांसफ़र करना होता है नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पे, जो कि ज़्यादा रोबस्ट होता है। और जब हमने नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पे इनको ट्रांसफ़र कर दिया, उसके बाद हम इसको प्रोब के साथ हाइब्रिडाइज कर देते हैं। अब जो ये एलेक जेफरी था, उसने जो प्रोब्स बनाए थे वो इस तरह से बनाए थे कि जो रिपीट्स के दोनों तरफ जो कंजर्व्ड फ्लैंकिंग रीजन्स थे, फ्लैंकिंग सीक्वेंसेस थी वीएनटीआर में, उनको रिकॉग्नाइज कर सके। इस तरह से ये प्रोब बनाए गए थे। अब प्रोब्स दो तरह के हो सकते हैं, सिंगल लोकस हो सकते हैं या मल्टी लोकस हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम आजकल मल्टी लोकस प्रोब्स यूज़ करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा एफिशिएंट कहलाते हैं। ये जब प्रोब्स के साथ आपने इसको इंक्यूबेट कर दिया, फिर हाइब्रिडाइज हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम इसको विजुअलाइज करते हैं। विजुअलाइजेशन के लिए हम एक्सरे फिल्म पे इसको ले लेते हैं और फिर उसके बाद इसमें हम कंपैरिजन कर लेते हैं और इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं रिजल्ट्स का। जैसे यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिखाया है और इसमें हम देखते हैं कि हम कैसे कंपैरिजन करेंगे। इसमें जो पहला वाला जो बैंड पैटर्न दिखाया है, वो सपोज हमें एक सैंपल मिला क्राइम सीन से, उसमें से जो हमने डीएनए आइसोलेट किया उसका वो बैंड पैटर्न है। हाइपोथेटिकल है ये पूरा। अब बाकी के जो दो बैंड्स हैं वो हमारे सस्पेक्ट्स से हमने लिए हैं। कोई भी क्राइम होता है तो उसमें कुछ ना कुछ लोग सस्पेक्ट्स होते हैं, तो वहाँ से लिया है, तो उसको हमने सस्पेक्ट नंबर 1, सस्पेक्ट नंबर 2 कहा। अब जब आप इन दोनों को, इन तीनों को एक्चुअली कंपेयर करोगे तो आप देखो, क्लियरली देख सकते हो कि ये बैंड्स किससे ज़्यादा मिल रहे हैं। जो क्राइम सीन से वाले जो बैंड्स हैं वो किससे ज़्यादा मिल रहे हैं। यहाँ मैंने इसको ग्रीन कलर से दिखाया है, तो ये सेकंड वाले सस्पेक्ट से ज़्यादा मिल रहे हैं। तो दैट मीन्स ये इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकंड वाला सस्पेक्ट था ये क्राइम सीन पे ज़रूर रहा होगा। तो इसका मतलब है ये वो पर्सन हो सकता है जिसने क्राइम किया है। अब यहाँ पे तो मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए सिर्फ 2 ही सस्पेक्ट्स दिखाए थे, पर 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं सस्पेक्ट्स। और यहाँ पे आप विक्टिम का जो सैंपल है वो भी आप रन कर सकते हैं। यहाँ पे फिर मैंने एक मॉडर्न डे डीएनए प्रोफाइलिंग दिखाई है, जो कि जो मॉडर्न डे डीएनए प्रोफाइलिंग टेक्निक जो है वो हम एसटीआर्स पे बेस होके करते हैं। वो हम उसमें हम वीएनटीआर्स नहीं यूज़ करते हैं। ऑल्दो जेफरी ने तो वीएनटीआर यूज़ किया था, लेकिन अब हम एसटीआर्स यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमें पीसीआर करना पड़ता है, डीएनए एम्पलीफाई कर देते हैं सीधे से पीसीआर से, और बहुत सारी कॉपीज़ एसटीआर की बन जाती हैं। और फिर हम एक प्राइमर लेते हैं, आपको पता है डीएनए सिंथेसिस के लिए प्राइमर चाहिए होता है, जो कि लेबल्ड होता है। और वो लेबल्ड होता है, कलर्ड फ्लोरेसेंट टैग रहता है उसमें। और जैसे कि पहले हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस करी थी, यहाँ पे भी हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। विजुअलाइजेशन पहले भी किया था, यहाँ पे भी करेंगे, पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम लेज़र से करेंगे। तो क्या होगा कि हमने चूँकि यहाँ पे क्या लिया है, फ्लोरेसेंट टैग्स लिए हैं, तो वो ग्लो करने लगेंगे और जो कलर्ड पीक्स आपको दिखाई देंगी, और इस तरह से आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। अब हम इस टेक्निक के एप्लीकेशंस की बात करते हैं। इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बहुत तरह की एप्लीकेशन है, बहुत वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है इसकी, और फोरेंसिक साइंस में इसकी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसने फोरेंसिक साइंस को और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को पूरी तरह से रिवोल्यूशनाइज कर दिया है। और मर्डर और रेप केसेस के इन्वेस्टिगेशन में तो ये बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है। और उन सारे क्राइम्स में जहाँ पे कि आपके पास कोई आई विटनेस नहीं है, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं अवेलेबल हैं, कोई दूसरे तरह के एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है, वहाँ तो ये टेक्निक बहुत ही कमाल की है। और हम क्या करते हैं कि वही ब्लड स्टेन्स या हेयर, सीमेन, कुछ इस तरह का बायोलॉजिकल टिश्यू जो भी आपको क्राइम सीन पे मिला वो आप कलेक्ट कर लेते हो, लैब में लाते हैं, बैंड्स उनके डेवलप करते हैं और कंपैरिजन कर लेते हैं। ये वाला फिगर देखो, आप ये पहले भी देख चुके हो। जस्ट इसमें मैं बस ये बता रही हूँ कि कैसे क्राइम सीन से जो आपने सैंपल कलेक्ट किया था उससे हम सस्पेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। रेप केसेस में क्या होता है, ये बहुत ही एक अच्छा एविडेंस क्रिएट करने वाला टूल है, क्योंकि
इन मोस्ट ऑफ द केसेस प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वेजाइनल स्वैब या सलाइवा या सीमेन, इस तरह के स्टेन्स जो भी क्लॉथ वगैरह पे पड़े रहते हैं या उस क्राइम सीन से जो भी आपने कलेक्ट किए, वहाँ से डीएनए आइसोलेट किया जाता है और फिर वही पैन प्रिपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ये सब होता है। बहुत तरह के एग्जाम्पल्स हैं, रोज़ खबरों में आते रहते हैं, मीडिया में आपको दिखते हैं ये। और इनफैक्ट बहुत सारे मिस्ट्रीज़ जो थी, जो कि अदरवाइज सॉल्व होना मुश्किल थी, वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की वजह से सॉल्व हुई हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ 2-4 केसेस के बारे में बताऊंगी जो कि थोड़े से इम्पॉर्टेंट है किसी न किसी तरह से। पहला एक केस था जो कि यूके में 1987 में इन्वेस्टिगेशन हुई थी, और उसमें ऐसा था कि 2 टीनेज गर्ल्स थी, 1983 और 1986 में उनका सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर किया गया था। और बहुत दिनों तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, बिल्कुल कोई क्लू नहीं मिल रहा था कि कौन कल्प्रिट है। उसी समय ये टेक्निक आई थी, तो जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, उनकी टीम ने एलेक जेफरी को अप्रोच किया और उनसे कहा कि आप क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर इस पूरे उसमें क्या किया कि सीमेन और ब्लड सैंपल्स पूरे गांव भर के लोगों से कलेक्ट किए और फिर उनके बैंड्स कंपेयर किए, और इस तरह से अल्टीमेटली एक लोकल पर्सन था, कॉलिन पिचफोक, वो कन्विक्ट हुआ इसमें। तो ये इस टेक्निक का इसलिए इम्पॉर्टेंस है क्योंकि एलेक जेफरी ने इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। 87 में ही टॉमी एंड्रयूज़ वो पहला पर्सन ऐसा बना जो कि रेप के केस में कन्विक्ट हुआ यूएसए में। तो ये पहला केस यूएसए का था। उसके बाद 89 में एक शिकागो का एक पर्सन था, गैरी डॉटसन, वो ही वॉज ओवरटर्न यूजिंग डीएनए एविडेंस, तो डीएनए एविडेंस उसके लिए तो एक तरह से बून बन के आया। और फिर एक 1992 का एक केस था कि एक नाजी डॉक्टर था और उसको कहीं ब्राज़ील में जाके किसी और नाम से उसको बरी कर दिया गया था और उसका कुछ पता ही नहीं था कि कहाँ है वो। तो बाद में पता लगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से कि ही वॉज एक्चुअली जोसेफ मेंगल। तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ केसेस हैं, ये नहीं है कि कोई एक ही तरह के केसेस में इसकी हेल्प ली जा सकती है। एक गोल्डन स्टेट किलर का केस था, वो बहुत मशहूर हुआ था एक समय में, और बहुत सालों बाद ये सॉल्व हुआ कहीं करीब जाके 2018 में, और जिसमें फिर एक सीरियल किलर और सीरियल रेपिस्ट एक पर्सन था, वो कन्विक्ट हुआ जाके। एंड ये भी हो सका इसलिए क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद ली गई थी। इसी तरह इंडिया में भी बहुत सारे केसेस हैं, अक्सर न्यूज़ में आते रहते हैं। इसमें से मैं 2-4 केसेस का नाम, शुरू के केसेस का बता रही हूँ। जैसे स्वामी प्रेमानंद केस था, जिसमें कि वो एक आश्रम के एक साधु महाराज हुआ करते थे और उन्होंने अपने आश्रम में रहने वाली बहुत सारी गर्ल्स, बहुत सारे जो इनमेट्स थे, उनके साथ उन्होंने रेप किया और उसके अलावा उनके ऊपर एक मर्डर के भी चार्ज था। तो ये केस बहुत एक ज़माने में मशहूर हुआ था। और उसके अलावा नैना सानी मर्डर केस, ये भी अपने समय का बहुत जाना माना केस रहा था, तंदूर केस के नाम से जाना जाता है। फिर प्रियदर्शनी मट्टू का केस था, वो लॉ स्टूडेंट होती थी। और एंड देन अभी 2012 का निर्भया गैंग रेप केस। तो ये सारे ही वो केसेस हैं जहाँ पे जो कि सॉल्व करने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बहुत मदद मिली। अब इसके बाद हम बात करते हैं पैटर्निटी केसेस की, जहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फिर से बहुत मददगार होती है। यहाँ पे हमें ये सिद्ध करना होता है कि 2 इंडिविजुअल्स में आपस में क्या रिलेशनशिप है। मतलब एक बच्चा है और एक पेरेंट्स हैं, तो उनमें कोई बायोलॉजिकल रिलेशनशिप है या नहीं है। ये पता करने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत हेल्पफुल होती है। क्यों? क्योंकि जब हमने सबको पता है कि हम लोग अपना जो डीएनए है वो हमारे पेरेंट्स से आता है, दोनों पेरेंट्स में से ये डीएनए हम इनहेरिट करते हैं। जब हम डीएनए इनहेरिट करते हैं तो हम वीएनटीआर्स और एसटीआर्स भी इनहेरिट करते हैं, और हर एक पेरेंट जो है वो एक सेट ऑफ एलील्स जो है
वहाँ से हमारे में आता है। मतलब एक बच्चे में दोनों पेरेंट्स का के एलील्स आते हैं। और तो इसलिए क्या होता है कि जो चाइल्ड है उसके जो बैंड्स पर लोकस बैंड्स जो हैं, हर लोकस पे जो बैंड्स होंगे वो किसी ना किसी पेरेंट्स से ज़रूर मैच करनी चाहिए, या तो मदर से या तो फिर फादर से। तो ये मैंने समझने के लिए एक सिंपल सा यहाँ पे पैटर्न दिखाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये चाइल्ड का एक बीच में आपको दिखाया है कि चाइल्ड का बैंड्स है, और सबसे पहले बैंड मदर का है, मदर चाइल्ड के कुछ बैंड्स मिल रहे हैं, और जो बाकी के बैंड्स हैं वो फादर से मिलने चाहिए। जबकि यहाँ पे दो इंडिविजुअल्स हैं, तो अगर आप को पता नहीं है कि उन दो इंडिविजुअल्स में से कौन उसका फादर है, तो आप उसके बैंड पैटर्न से आप देख सकते हो कि सेकंड वाला जो पर्सन है वो उसका बायोलॉजिकल फादर है। अब यहाँ पे भी हम कुछ केसेस की बात करते हैं, पेरेंटिंग डिस्प्यूट्स जिसमें रहे थे। तो पहला केस जो कि पेरेंटिंग डिस्प्यूट का था और जो कि सॉल्व हुआ इंडिया में, वो है टेली चेरी का, केरल का, 1988 का, लॉन्ग बैक और उसमें डॉक्टर लालजी सिंह ने तभी बस फिंगरप्रिंटिंग इंडिया में शुरू किया था, और उन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करी, और कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया एज एन एविडेंस। फिर एक और केस जो इंडिया में खूब मीडिया में उछाला गया था, वो था पॉलिटिशियन एनडी तिवारी का और उनके बेटे रोहित शेखर का। बहुत समय तक ये विवादों में घिरा रहा कि उनमें क्या रिलेशनशिप है, और फिर अल्टीमेटली कोर्ट ने ये कहा कि एनडी तिवारी रोहित शेखर के बायोलॉजिकल फादर हैं। उसके अलावा बहुत सारे वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे कि बोरिस बेकर, एडी मर्फी, एना निकोल स्मिथ, जेम्स ब्राउन्स, मार्क एंथनी। और इन सारे केसेस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की गई, और मतलब एक पार्टी या तो दूसरी पार्टी किसी न किसी को इससे फ़ायदा हुआ, और अल्टीमेटली जो डिस्प्यूट था वो ख़त्म हुआ। इसके अलावा ये जो फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक है वो कभी कभी हॉस्पिटल्स में, या कभी बच्चे का जब जन्म होता है तो उस समय स्विचिंग ऑफ बेबीज़ हो जाती है, बच्चे अदला बदली हो जाती है। तो उन केसेस में भी, चूँकि बच्चे इतने छोटे होते हैं और फिर थोड़ा बड़े होने पे उनकी शक्ल भी बदल जाती है, बिल्कुल आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करी जा सकती है। इसी तरह से जो इस तरह की बॉडीज़ होती हैं जो बिल्कुल बर्न हो जाती हैं, चार्ड बॉडीज़ होती हैं, ये किसी बम ब्लास्ट या कोई एक्सट्रीम फायर हो गया, कार में आग लग गई, इस तरह के जो केसेस होते हैं, या जला के मार दिया, तो उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज़ हो रही है आजकल खूब। अब उन केसेस में क्या होता है कि जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज़, स्किन वगैरह होती है, वो तो सब वैसे ही जल के ख़त्म हो चुका होता है, वहाँ से डीएनए आइसोलेट नहीं हो सकता है। तो जो हार्ड टिश्यूज़ होते हैं, जैसे बोन्स हैं, टीथ हैं, उनको लिया जाता है और वहाँ पे उनसे डीएनए आइसोलेशन किया जाता है। कभी कभी तो न्यूक्लियर डीएनए बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं होता है, तो ऐसे केसेस में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए तक यूज़ किया गया है। बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें विक्टिम्स की बॉडी बिल्कुल म्यूटिलेटेड हो जाती हैं, जैसे कि एक केस है राजीव गांधी असैसिनेशन केस, 1991 का, बहुत ही हाई प्रोफाइल केस रहा है। और उसमें जब ब्लास्ट हुआ था तो उस समय जो बॉडीज़ थी वो बिल्कुल म्यूटिलेटेड कंडीशन में मिली थी, राजीव गांधी जी की भी और उसके अलावा जो भी आसपास लोग थे सबकी। तो ऐसे में फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके पता लगाया गया था और क्या आइडेंटिफिकेशन किया गया था। इसके अलावा फिर इमिग्रेशन केसेस में इस टेक्निक का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की वजह से बहुत सारे केस सॉल्व हुए हैं, और ये तब हमें करना पड़ता है जबकि सफिशिएंट एविडेंसेस अवेलेबल नहीं होते हैं ये प्रूव करने के लिए कि रिलेशनशिप क्या है। तो ऐसे ही एक केस था यूके में 1985 का, इसलिए इस केस की बहुत महत्ता है क्योंकि ये पहला वो केस था जबकि एलेक जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करी थी, बिल्कुल पहला ये केस था। एक घाना का बच्चा था और वो ब्रिटेन में आना चाहता था, लेकिन उसको वहाँ उसके पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं थे, तो उसकी वजह से
उसको अलाउ नहीं किया जा रहा था। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करी गई, जो कि उसके मदर से उसके जो सिबलिंग्स थे उन सब से मैच करके, और फिर ये पता लगा कि वो सब आपस में रिलेटेड थे, वो मदर और वो बेटा, उन दोनों की आपस की बायोलॉजिकल रिलेशनशिप मदर और सन की थी, और इस तरह से उसको कंट्री में एंट्री मिली। और तब से बहुत सारे और केसेस हैं जो कि इस टेक्निक की वजह से सॉल्व हुए हैं। एक इसकी दूसरी एप्लीकेशन है जो डेटा बैंक्स में है। आजकल बहुत सारे डेटा बैंक्स बन रहे हैं तरह तरह के। डेटा बैंक क्या होता है? एक तरह का डेटा बेस होता है प्रोफाइल्स का। और ये जो डेटा बैंक्स होते हैं ये आजकल जो सबसे ज़्यादा मशहूर डेटा बैंक्स हैं वो हैं फॉरेंसिक्स में, और बहुत सारी कंट्रीज़ इनको बना रही हैं। नेशनल डीएनए डेटा बैंक्स जो हैं वो सबसे लार्जेस्ट हैं, सबसे बड़े हैं, सारी कंट्रीज़ बना रही हैं। यूके वॉज द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने 1995 में ही इसको इस्टेब्लिश किया था, और फिर उसके बाद न्यूजीलैंड ने और यूएसए ने नेशनल डेटा बैंक यूज़ किया, और आजकल तो लगभग सारी कंट्रीज़ के पास है ये डेटा बैंक। इसमें क्या करते हैं कि जितने भी क्राइम्स हुए हैं कहीं कहीं पे, उनमें जो गिल्टी लोग हैं उन सबके डीएनए प्रोफाइल्स इकट्ठा करके उनको इसमें रखा गया है। और कभी बाद में जहाँ पे कोई पता नहीं लग रहा होता है कि कोई क्राइम हुआ है, वो किसने किया है, तो वहाँ पे हम सस्पेक्ट्स की तलाश में इन डेटा बैंक्स से भी मदद ले सकते हैं, और कंपैरिजन डेटा बैंक्स के डीएनए बैंक से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल डिफेंस पर्सनल्स के भी डेटा बैंक्स बन रहे हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो अनक्लेम्ड बॉडीज़ होती हैं, जो कि पुलिस जिनका अंतिम संस्कार कर देती है, उनके भी डेटा बैंक्स बनाए जा रहे हैं आजकल। फिर मेडिकल डेटा बैंक्स बन सकते हैं जिसमें मेडिकली रेलेवेंट जेनेटिक वेरिएशंस वाले रिकॉर्ड इसमें इकट्ठे किए जाते हैं। इसके अलावा प्लांट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी इसका यूज़ हो सकता है। ऐसा ही नहीं है सिर्फ कि ह्यूमन बींग्स में ही यूज़ होता है, वहाँ पे भी कल्टिवार्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, स्पीशीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए जो मॉलिकुलर मार्कर टेक्निक है वो यूज़ करी जा सकती है। और ये डाइवर्सिटी कंजर्वेशन में या इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो हैं उनके कंजर्वेशन में ये यूज़ हो सकती है। इसके अलावा जो इसकी बाकी की एप्लीकेशंस हैं वो ये हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने के लिए काम में आ सकती है। फिर वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक्स में भी ये टेक्निक यूज़ हो सकती है। इवन कई बार इसको टाइगर्स की काउंटिंग के लिए भी यूज़ किया गया, या ये सेम टेक्निक आप किसी और जानवर की काउंटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इसके बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। टेक्निक बहुत सिंपल सी है और बहुत आसानी से आजकल करी जा सकती है, और करी जा रही है एक्चुअली। और ये एक ऐसी टेक्निक है जिसका आप न्यूज़ में अक्सर ही जिक्र सुनते रहे हैं और सुनते रहेंगे। तो ये था आज का टॉपिक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप मेरे और वीडियोस भी देख सकें। सो थैंक यू सो मच।